हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9th सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड मैंने आपके एटलीस्ट 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन करी थी और उसके रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपका वेलोसिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड हम ये जानेंगे कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली उसी के बारे में बात चलेगी। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज आप जानते हो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। अगर लास्ट मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और स्पीड क्या होता है। जब हमने वहां पर स्पीड को कैलकुलेट किया था तो मैंने बताया था कि ये आपका डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो आपकी मूव कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टर्म की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर बॉडी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो हमें एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी जो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करे, और इसलिए हमने वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस किया। तो जब कभी भी हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि जब हम किसी के डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन ए गिवन डायरेक्शन तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट covered by body, covered by a body per unit time, per unit time। तो जैसे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपने डिस्टेंस ओवर टाइम किया था, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है उसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्टेंस है वो तो मेरा स्केलर क्वांटिटी था, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो भी मेरी क्या बन गई थी, एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए डिफाइन करने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल से डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहा हूं। जैसे अगर बोलूंगे अ कार इज मूविंग विद 25 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्टेटमेंट है अ कार इज मूविंग with 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो आप खुद देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट के अंदर और इस स्टेटमेंट में सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां में पता लग रहा है कि ये जो गाड़ी की स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम उसके डायरेक्शन के बारे में नहीं जान रहे कि वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर हम गाड़ी की पोजीशन पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके डायरेक्शन के बारे में भी पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है आपके डायरेक्शन की। तो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी और जो स्पीड है वो होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि इसके यूनिट्स क्या है। तो ऑफ कोर्स इसके यूनिट्स एग्जैक्टली वही हैं जो स्पीड के थे। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट की, तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो तो होगा मीटर पर सेकंड ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसके अलावा इसके हायर
यूनिट्स भी होते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। तो कभी कभार ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन रेट आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है जी। तो अगर कोई कहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर में आवर से कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, तो मैं 36 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका 2 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन से दो फैक्टर हैं जिस पे वेलोसिटी आपकी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स तो देखो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ तो आ जाएगा कि देखो वेलोसिटी में दो चीजें हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसकी डायरेक्शन। आपको पता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? उसको स्पीड ही कही जाती है। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, बिकॉज जैसे मैंने 25 किलोमीटर पर आवर बताया था, तो इसमें भी 25 किलोमीटर पर आ रही है, बस इसमें एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा आ जाता है। सो देखिए, सिंपल सी बात ये हुई कि क्योंकि ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन में, तो इनमें से किसी में भी अगर चेंज आता है तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ऐसे कई सारे हमारे पास केसेस हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, कि अगर एक बॉडी कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, और वो जो मान लीजिए बॉडी है वो 20 किलोमीटर पर आवर से इस ट्रैक पे लगातार घूम रही है, लगातार घूम रही है उसी सेम स्पीड से, तो मैं क्या कहूंगा, इसका स्पीड कांस्टेंट है? मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल कांस्टेंट है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा नो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन में चेंज आता रहता है। एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अगर मुझे डायरेक्शन को शो करना है तो आई हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जैसे कि इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये है, अगर गाड़ी यहाँ आ जाती है तो वो ये हो जाएगी, अगर गाड़ी यहाँ आ जाएगी तो ये है, अगर गाड़ी यहाँ आ जाती है तो ये है। तो आप हर पॉइंट पे देख सकते हो कि डायरेक्शन में क्योंकि लगातार चेंज आ रहा है, इसलिए आपकी वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब चेंज होता जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की भी। देखिए, आप पहले पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी मान लो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, एंड वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो उस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहेंगे। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then the body said to have uniform velocity। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बट टाइम इंटरवल डिफरेंट है, तो उस केस में हम यूज करते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट है अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो ऐसे केस में हम एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कैसे करेंगे? बहुत इजी है। एवरेज अगर वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो मेजर यहां पे करना होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट
ओवर टोटल टाइम टेकन। अब कईयों को लगता होगा कि सर क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ही बात है? पहली बात तो ऐसा नहीं है। और क्या कभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बट उसके लिए एक कंडीशन है, तो वो मैं पहले आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। और ये समझने के लिए पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये ए पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये बी आपका टर्निंग पॉइंट है, और यहां से यहां तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बॉडी चल के जा रही है, मान लेते हैं, जिस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इसको प्लीज, कि ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको 1 घंटे का टाइम लगता है। और बी से पहले ए से बी की बात करते, देखिए क्योंकि बॉडी ए से बी तक गई है। अब इस केस में अगर मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूं तो वो आ गया मेरे पास, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर, टाइम हो गया 1 आवर। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए इनिशियल पॉइंट आपका ए है, फाइनल पॉइंट आपका बी है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है और वो रिटर्न बैक ना करे, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो यहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 1 किलोमीटर है, टाइम आपका 1 आवर है, और इसलिए यहां पे भी 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। अब जो पर्सन है पहले ए से बी गया और दोबारा बी से वो ए आया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से समझे। पहले वो ए से बी गया और फिर वो बी से ए वापस आया। अब ऐसे कंडीशन में कोई आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या है, तो आपका आंसर होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और ये भी मान के चलते हैं कि वापस आते वक्त भी 1 घंटा ही लगा है इसको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जाने का 1 किलोमीटर, वापस आने का 1 किलोमीटर, तो टोटल हो या 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ, 1 आवर प्लस 1 आवर विल गिव यू 2 आवर। और आंसर आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि यार इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो वो तो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अब प्लीज समझने की कोशिश करें। ए से शुरू हुआ, दोबारा ए में आ गया, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो मैंने आपको कहा था कि उस चीज में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो अगर घूम फिर के बॉडी वहीं पे दोबारा पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया जहां से शुरुआत करी थी, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी इसमें 0 किलोमीटर पर आवर आपको मिलता है। और टाइम इस केस में आप 2 आवर ही डालेंगे, क्योंकि जाके वापस आने में टोटल टाइम 2 घंटे का लग रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 0 है, सिर्फ इसी वजह से एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आ जाती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है उस कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अदरवाइज आपकी एवरेज जो स्पीड है वो हमेशा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही होती है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए प्लीज, और नोट क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड जो है या तो वो ग्रेटर देन, ठीक है, या तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, और कंडीशन क्या है फॉर इक्वल होने की कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन इक्वल होने की कंडीशन ये है, द बॉडी should move in straight
path in one particular direction, in one particular direction। तो जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो उस टाइम आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। अदरवाइज आपकी एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी मेरे एवरेज वेलोसिटी की। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। आपको आई होप क्लियर होगा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सब क्लियर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जाना कि वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एंड क्या डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।